हेलो फ्रेंड्स। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट होगा। मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है और हर बार दो स्टेटमेंट सही लगती हैं पर आंसर सिर्फ एक ही होता है। आज हम 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 7 से कम स्कोर किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो पेन और पेपर ले लीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस: इम्पोजिशन ऑफ अ न्यू सेस, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, creation of a statutory appellate tribunal, declaration of certain expenditure as charged on consolidated fund of India. Which of the following is correct? It shall be a money bill. B. It cannot be a money bill. C. It shall be a financial bill under Article 117 Clause 3. D. It shall be an ordinary bill. तो सोचिए और अपना उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा इट कैन नॉट बी अ मनी बिल। बी विल बी द करेक्ट। क्यों? इम्पोजिशन ऑफ न्यू सेस ये मनी बिल का क्राइटेरिया है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ये भी मनी बिल का मैटर है। क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी एपिलेट ट्रिब्यूनल ये मनी बिल का मैटर नहीं है, ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का मैटर है। और डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर एज चार्ज्ड ऑन सीएफआई ये फाइनेंशियल बिल टाइप 2 का मैटर है। तो इसमें ये चारों में से दो मनी बिल का मैटर है, लेकिन दो मनी बिल का मैटर नहीं है। और मनी बिल क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मनी बिल का मैटर होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, एवरी फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, appropriation bill is a finance bill but not a money bill, and last, a bill containing taxation provision and non-financial administrative provisions cannot be a money bill. Which of the following statements are correct? तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा, 1 and 4 ओनली। क्यों? एवरी मनी बिल इज फाइनेंस बिल ये बात बिल्कुल सही है। एवरी फाइनेंस बिल इज मनी बिल ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ और मैटर्स भी होते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल होता है लेकिन मनी बिल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल होता है। और टैक्सेशन प्रोविजन और नॉन फाइनेंशियल प्रोविजन कैन नॉट बी अ मनी बिल ये बात सही है, क्योंकि ये मनी बिल ना होकर के फाइनेंस बिल टाइप 1 होता है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल। सेकंड, अप्रोप्रिएशन बिल कैन बी अमेंडेड बाय राज्यसभा। थर्ड, जॉइंट सीटिंग इज पॉसिबल इफ राज्यसभा डिलेज अप्रोप्रिएशन बिल बियॉन्ड 14 days। एंड फोर्थ, प्रेसिडेंट में रिटर्न अप्रोप्रिएशन बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज द करेक्ट। क्यों? अप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल है ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर मनी बिल है तो वो अमेंड राज्यसभा द्वारा नहीं किया जा सकता। जब अमेंड नहीं किया जा सकता तो उस पर ज्वाइंट सीटिंग भी नहीं हो सकती है। और तीसरा, प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है। तो सिर्फ 1 स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो अब तक आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं या कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है? अगले क्वेश्चन से हम लोग लेवल इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल मैटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अ बिल that would involve expenditure from the consolidated fund of India cannot be passed by either house unless the president has recommended the consideration of the bill to that house. Second, a bill providing for reduction or abolition of a tax does not require the recommendation of the president for its introduction. Third, all bills requiring the president's recommendation for introduction must necessarily originate in Lok Sabha. Which of the statements given above are correct? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली करेक्ट। क्यों? सबसे पहले कि कोई बिल जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैन नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस अनलेस प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड द कंसिडरेशन ऑफ द बिल टू दैट हाउस। ये बात सही इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस टाइप की बिल की बात कर रहा है? ये फाइनेंस बिल टाइप 2 की बात कर रहा है। और मैंने आपको पिछले अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है कि फाइनेंस बिल टाइप 2 के लिए इंट्रोडक्शन पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन उसको पास करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, बिल प्रोवाइडिंग फॉर रिडक्शन एंड अबॉलिशन ऑफ टैक्स डज नॉट रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। ये भी मैंने बताया है कि एबॉलिशन या रिडक्शन टैक्स का करना हो तो उसमें कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गया। थर्ड, अ बिल रिक्वायरिंग प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ऑल बिल्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑल बिल्स। ये बात ठीक है कि अगर ये मनी बिल होता या फाइनेंस बिल टाइप होता तो उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती, लेकिन ऑल बिल्स कहने का मतलब क्या जो ऑर्डिनरी बिल है
जैसे कि आपका आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चेंजेस करने होते हैं, जो किसी स्टेट का नाम चेंज करना होता है एरिया, तो आपको पता है उसको भी प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए होता है। तो क्या वो बिल हमेशा लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा? क्या आर्टिकल 3 वाला बिल भी हमेशा लोकसभा में आएगा? तो ऐसा नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये मनी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 1 का कंडीशन है कि वो लोकसभा में आएगा। तो ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज। If the Rajya Sabha disagrees with an amendment made by Lok Sabha in Finance Bill 1, a joint sitting can be summoned by President. If the Rajya Sabha fails to return a money bill within 14 days, it is deemed to have been passed by both House in the form it was originally passed by the Lok Sabha. Third, for a financial bill 2, a joint sitting can only be summoned if the bill has been rejected by the Rajya Sabha. How many above statements are correct? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट। कैसे? राज्यसभा डिसएग्रीज विद एन अमेंडमेंट बाय लोकसभा इन फाइनेंस बिल 1, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही, हमने देखा था फाइनेंस बिल 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। राज्यसभा अगर कोई बिल रिटर्न नहीं करता है 14 दिन के अंदर, तो उसको डीम्ड पास मान लिया जाता है, जैसा कि वो लोकसभा द्वारा पास किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये मनी बिल के लिए बिल्कुल सही है। अगला है फाइनेंस बिल 2 के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है इफ द बिल हैज बीन रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। अब यहीं पर अधिकतर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग देखते ही वो सोचते हैं फाइनेंस बिल टाइप 2 में ज्वाइंट सिटिंग तो बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप कहाँ है? यहाँ पे ट्रैप है ओनली समन इफ राज्यसभा हैज रिजेक्टेड। सिर्फ रिजेक्शन पर ही ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, या तो रिजेक्शन हो गया हो, या डिसएग्रीमेंट हो गया हो, या फिर 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका हो जिस पे राज्यसभा ने उस पर कोई फैसला न लिया हो। तो ये 3 कंडीशन है जिस पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ ओनली रिजेक्शन की बात कर रहा है, ये इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही होंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा passes a financial bill 2 aimed at restructuring national health mission involving massive expenditure from consolidated fund of India. The Rajya Sabha rejects the bill entirely. In this concept, which of the following statements is correct? First, the bill is deemed to have failed and the government must resign. Second, the president can summon a joint sitting to resolve the deadlock. Third, a speaker can certify the bill as money bill to override Rajya Sabha. And fourth, the bill must be reintroduced in the Lok Sabha with a fresh recommendation from the president. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली इज द करेक्ट। कैसे देखते हैं? आप जान रहे हो फाइनेंस बिल 2 है, ये टाइप 2 है, तो अगर बिल फेल्ड हो जाएगा गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फाइनेंस बिल तो एक तरह का ऑर्डिनरी बिल टाइप का है ना, तो उसमें गवर्नमेंट क्यों रिजाइन होगी? प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग, ये बात बिल्कुल सही है, 2 के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। थर्ड, स्पीकर कैन सर्टिफाई द बिल एज मनी बिल। स्पीकर उसको मनी बिल कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं अगर वो आर्टिकल 110 के अंदर वो मैटर नहीं है? तो ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड, बिल मस्ट बी रीइंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद फ्रेश रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ऐसा फाइनेंस बिल 2 के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है, सिर्फ पासेज के लिए कंसिडरेशन चाहिए होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। With reference to President's recommendation for financial legislation, consider the following statements. A bill providing for reduction or abolition of a tax does not require President's recommendation for its introduction. A finance bill 2 requires the President recommendation for its introduction in the Lok Sabha. Third, no recommendation is required for moving an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax. Which of the statements given above is are correct? सॉरी, इज आर इनकरेक्ट। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। कैसे? देखिए, रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्स डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता। थर्ड क्यों सही है? रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड, जब उसमें आप कोई भी बिल है, अगर उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिडक्शन और एबॉलिशन के लिए नहीं चाहिए, तो क्या उसमें अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन चाहिए? तो नहीं, उसमें भी नहीं चाहिए। लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड कह रहा है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन इन लोकसभा चाहिए फाइनेंस बिल टाइप 2 के लिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि फाइनेंस बिल टाइप 2 के लिए इंट्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है, उस बिल को पास करने से पहले चाहिए होता है। तो ये ऑप्शन आपका सिर्फ गलत है, बाकी दोनों सही हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। विद रेफरेंस टू मनी बिल एंड फाइनेंस बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, बोथ मनी एंड फाइनेंस बिल 2 is a government bill and must be introduced by a minister. Second, finance bill 1 can be introduced by any member of the lower house. Which of the above statements are correct? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। क्यों? फाइनेंस बिल गवर्नमेंट बिल होता है, लेकिन फाइनेंस बिल 2 गवर्नमेंट बिल नहीं होता है। इसको कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस करता है, ये प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं मनी बिल को केवल और केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। अब ये फाइनेंस बिल 1 जो होता है, ये एनी मेंबर नहीं, ये भी मिनिस्टर द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसमें भी मनी बिल के मैटर्स होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी होगा इसका। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। विद रिगार्ड्स टू मनी बिल एंड फाइनेंस बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, president cannot hold money bill for long and must give assent within 10 days on receiving because it contains country's finances. Second, if president cannot give assent within 10 days, it will be deemed passed. Third, this timeline is imposed by judiciary to prevent prolonged delay and maintain accountability. Fourth, all options provided under Article 111 is available to president for finance bills. How many statements above are correct? इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे। प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड मनी बिल फॉर लॉन्ग एंड मस्ट गिव एसेंट विद इन 10 डेज। पहली बात, ये कोई टाइम लिमिट प्रोवाइडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट उसको रिकमेंडेशन वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, लेकिन एसेंट दे सकते हैं और विद होल्ड कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए, ऐसा कोई टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देते हैं तुरंत, लेकिन कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट गिव असेंट विद इन 10 डेज डीम्ड पास्ट। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो उसको पास मान लिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या एसेंट के पास नहीं माना जाता है। थर्ड, ये टाइमलाइन 10 दिन का जुडिशरी ने इम्पोज किया है, ऐसा भी बिल्कुल गलत है, कोई भी इम्पोजिशन नहीं है। लास्ट, ऑल ऑप्शंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 111 इज अवेलेबल टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस बिल। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि फाइनेंस बिल के पास प्रेसिडेंट के लिए तीनों ऑप्शन है। वो एसेंट भी दे सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, इसलिए ओनली वन इज द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, और ये इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट इसमें है। इसके पहले वीडियो हमने स्पीकर का पढ़ा था, उसका और मनी बिल का कैसा रिलेशन है, ये है। When speaker office is vacant, deputy speaker performs all duties including certification of money bill. Second, if both speaker and deputy speaker offices are vacant, money bill certification must wait until election of new speaker. Third, a member appointed by president under Article 95 Clause 2 can exercise powers of speaker temporarily. Which are correct? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 and 3 इज करेक्ट। देखते हैं। ऑफिस स्पीकर का वैकेंट होगा, डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेंगे सारे ड्यूटीज, सर्टिफिकेशन का भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे किसी का भी ऑफिस वैकेंट हो, लेजिस्लेटिव जो काम है वो आपका रुकना नहीं चाहिए, वो चलता रहना चाहिए, इसलिए वो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम करेंगे, तो वही सर्टिफाई करेंगे। अगला है, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफिसेज आर वैकेंट, मनी बिल सर्टिफिकेशन मस्ट वेट अंटिल इलेक्शन। तो जैसा मैंने बताया, लेजिस्लेटिव काम रुकना नहीं चाहिए, कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, अ मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 95 क्लॉज 2 कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ स्पीकर टेम्पोररली। ये बात सही है। तो अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का ऑफिस वैकेंट है, तो प्रेसिडेंट इस आर्टिकल के तहत एक टेम्प्रेरी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, जो वो सारे काम करता है और वो मनी बिल को भी सर्टिफाई करता है। तो इसमें ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने 8 या उससे ज़्यादा सही किया है तो आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है। अगर आप 6 से 7 के बीच में सही कर रहे हैं तो अभी भी आपके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपका 5 से या 6 से कम बन रहा है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, उसके लिए आप मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनरी बिल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर बताएं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
चैनल को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।